हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। शंकर IAS एकेडमी की एनवायरनमेंट की इस 9th एडिशन की सीरीज़ में आपका स्वागत। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए इसके चैप्टर 5 जिसका नाम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसका पार्ट 5 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बताना नहीं चाहिए बट बताना चाहूँगी कि मैंने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था बट फिर देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई है, तो फिर से कर रही हूँ। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम ई वेस्ट से ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट? जैसे आपके घर में कंप्यूटर है, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ ICT में यूज़ हो रहा है, कुछ आपके घर के होम अप्लायंस हैं, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स हैं, या इस तरीके की कोई चीज़ है अब आपके उपयोग में नहीं आ रही है, ख़त्म हो गया है, वो एकदम डिस्कार्डेड है, एंड ऑफ लाइफ हो गई है उसकी, तो उसको हम लोग ई वेस्ट कहेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहेंगे। अब देखिए, अगर अच्छे से आपने रखा है उसको या उसका रिसाइकिल एक साइंटिफिक मेथड से हो रहा है या एक जगह से दूसरी जगह जब उसको ले जा रहे हैं तो बढ़िया तरीके से लेके जा रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से सब कुछ हो रहा है ये काम, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ई वेस्ट कोई खतरे का कारण नहीं बनता है। लेकिन अगर प्रिमिटिव तरीक़ों से, इनफॉर्मल तरीक़ों से इसे रिसाइकिल करने की कोशिश की जाए तब ये हो जाता है खतरा। तो अब हम समझते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सोर्सेज हैं हेल्थ इम्पैक्ट्स के। आइए थोड़ा सा हम इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से जानेंगे और इसके इम्पैक्ट्स को समझेंगे जो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करते हैं ये। साथ ही सबसे पहले जो इसका सोर्स की बात करेंगे वो है लेड। लेड एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ करा जाता है ग्लास के पैनल्स में। इसके अलावा जो कंप्यूटर की मॉनिटर होते हैं उनके जो गैस्केट होती है उस पर, या फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को सोल्डर करते हैं ना, कैया लगाते हैं उसमें, ये दूसरे कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं। अब इसके हेल्थ इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इससे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ब्लड सिस्टम, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस में अफेक्ट होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट बच्चों में जो है वो भी अफेक्ट करता है। अगर प्रकृति में, इन्वायरमेंट में इकट्ठा हो गया तो इससे अक्यूट या क्रॉनिक इफेक्ट्स पेड़ों पे, जानवरों पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी पड़ते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे जो मटेरियल है वो अपना है ये, मान लो इसे कहते हैं कैडमियम। क्या बोलते हैं? कैडमियम। दोस्तों ये आपको SMD चिप रजिस्टर्स में मिलेगा, इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में, सेमीकंडक्टर चिप्स में मिलेगा, कुछ जो पुराने वाले कैथोड रे ट्यूब्स थे उसमें भी कैडमियम पाया जाता था। अगर हेल्थ के इम्पैक्ट की बात करें तो काफ़ी जहरीला कैडमियम के जो कंपाउंड हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर, खासकर ह्यूमन की किडनीज में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर तीसरी जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे मर्क्यूरी की। किसकी? मर्क्यूरी। अब ये एस्टिमेट करा गया कि जो 22% सालाना पूरे वर्ल्ड का कंजम्पशन है मर्क्यूरी का, वो यूज़ होता है मालूम है कहाँ? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। मर्क्यूरी का यूज़ थर्मोस्टेट्स में, सेंसर्स में, रिले, स्विचेस, मेडिकल इक्विपमेंट, लैम्प, मोबाइल फ़ोन, बैटरीज, हर जगह होता है। इवन मर्क्यूरी का यूज़ फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में होता है, जो क्योंकि एज लाइकली इंक्रीज देयर यूज रिप्लेसेस कैथोड रे ट्यूब्स। हेल्थ इफेक्ट की बात करें तो छोटे मोटे नहीं है भैया, ऑर्गन तक डैमेज कर सकता है, ब्रेन, किडनी जैसी, एज वेल एज फीटस तक को डैमेज कर सकता है ये। तो ये आम और नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है मर्क्यूरी। अगर जो डेवलपिंग फीटस है वो बहुत ही मतलब माही कोक के अंदर भी हाईली वल्नरेबल होता है ये मर्क्यूरी के एक्सपोजर से। आपको मालूम है जब एक इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी फैलती है पानी में तो ये मिथाइलेटेड मर्क्यूरी का रूप ले लेती है, जो इकट्ठा हो जाती है, बायो एक्यूमुलेट हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये एक चेन, फूड चेन से, खासकर मछलियों के थ्रू एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में प्रवेश कर जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद जो
नेक्स्ट है वो है हेक्सावेलेंट क्रोमियम। देखिए इसे क्रोमियम 6 भी कहेंगे। इसका यूज़ होता है कोरोजन प्रोटेक्टर के तौर पे, जो भी अनट्रीटेड या गैगलाइज स्टील प्लांट्स होते हैं, है ना, उन पे होता है। साथ में ये एक डेकोरेटिव या हार्डनर के तौर पे भी यूज़ करा जाता है स्टील हाउसिंग्स, प्लास्टिक्स में, जिसमें पीवीसी भी है, पीवीसी में भी इसका यूज़ होता है। और डाइऑक्सिन इसमें से रिलीज होता है जब पीवीसी को जलाया जाता है। करीब सबसे ज़्यादा 26% जो प्लास्टिक्स है जिसका यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो तो पीवीसी है। और पीवीसी के एलिमेंट्स आपको केबलिंग में, कंप्यूटर हाउसिंग्स में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कंप्यूटर मोल्डिंग्स भी अब बनते हैं, कुछ जो है अब हालांकि ABS प्लास्टिक से बनने लग गए हैं। इसका हेल्थ इम्पैक्ट की बात करें तो ये क्रोमियम 6 डैमेज कर सकता है DNA को, छोटी मोटी बात नहीं करता, ये DNA को डैमेज कर सकता है, एक्सट्रीमली जहरीला होता है एनवायरनमेंट के लिए। पांचवी बात हम करना चाहते हैं जो है ब्रोमीनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं BFRs। ठीक, BFRs का यूज़ होता है प्लास्टिक के हाउसिंग्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की और सर्किट बोर्ड्स के अंदर, ताकि फ्लेमेबिलिटी ना हो। उसके बाद छठे नंबर पे हम बात करते हैं बेरियम की। बेरियम क्या है? बेरियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मटेरियल है, वाइट मेटल है, जिसका यूज़ कंप्यूटर्स में होता है फ्रंट पैनल पे CRT की, ताकि यूज़र्स को रेडिएशन से बचाया जा सके। तो बचाने वाली बात के हेल्थ इम्पैक्ट क्या पड़ जाएंगे? अफेक्ट ये करता है कि स्टडीज़ ने दिखाया है कि शॉर्ट टर्म अगर एक्सपोजर आपका हुआ बेरियम से, तो इसके आपके ब्रेन में स्वेलिंग, मसल में वीकनेस, आपके हार्ट, लिवर या स्प्लीन में डैमेज हो सकता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे कहते हैं बेरिलियम। बेरिलियम आपको मदरबोर्ड और फिंगर क्लिप्स में देखने को मिलेगा। इसका यूज़ कॉपर बेरिलियम एलॉय के तौर पे करते हैं, ताकि जो कनेक्टर्स हैं, टाइनी प्लग्स हैं, उन्हें और मजबूत बनाएं जब इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करी जाए। हेल्थ इम्पैक्ट में बताएं कि अगर बेरिलियम से एक्सपोजर हो गया तो लंग कैंसर भी हो जाएगा भैया। इससे स्किन डिजीज़ भी हो जाते हैं, मतलब अगर जो घाव भरने की ताकत कम हो जाती है, वॉर लाइक बम्प निकल आएंगे। स्टडीज़ ने दिखाया है कि जो लोग डेवलप करते हैं बेरिलियम डिजीज़ को, बहुत सालों तक इसका मतलब समझिए उन लोगों को बीमारियां होती रहती हैं, बेरिलियम से एक्सपोजर हुआ और कई सालों तक उनको जो है इसका हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिलता रहता है, डिजीज आया करते हैं। फिर नेक्स्ट टोनर्स की बात करते हैं। देखिए प्लास्टिक प्रिंटर कार्टेज में जिसमें ब्लैक और कलर टोनर आप पाओगे, तो ये है टोनर। और अगर प्राइमरी एक्सपोजर हो गया, इनहेलेशन हो गया, मतलब समझिए इनहेल आपने करा, और इनहेल एक प्राइमरी एक्सपोजर पाथवे है, जैसे आप सांस के माध्यम से आपने इनको ले लिया, और एक्यूट एक्सपोजर अगर हुआ तो इससे क्या होगा ना कि आपको रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है आपका, है ना, इसमें इरिटेशन होने लग जाएगी। कार्बन ब्लैक को क्लासिफाई करा गया है क्लास 2B कार्सिनोजन के तौर पे, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है ये ह्यूमंस के लिए। और रिपोर्ट ये दिखाती है कि कलर टोनर जैसे कि जिसमें नाम आता है साइन, मेगांता एंड येलो का, इसके अंदर तो हैवी मेटल्स भी होते हैं। और लास्ट में जो हम आपको इसके अंदर बताना चाहते हैं, उसमें नाम आएगा यहाँ पे फॉस्फोर एंड एडिटिव्स का। हाँ, अब ये क्या है? देखिए फॉस्फोर ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो अप्लाई होता है, एक कोट के तौर पे अप्लाई सो करते हैं CRT फेस प्लेट के अंदर वाले इंटीरियर वाले हिस्से पे। अब जो फॉस्फोर है ना, इसका दिक्कत क्या है कि इसकी कोटिंग जो कैथोड रे ट्यूब्स पे होती है, उसमें होते हैं हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम वगैरह, दूसरे कुछ रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक, वेडिनियम या एडिटिव्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और ये सारे मेटल्स और उनका कंपाउंड बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, बहुत ही सीरियस हजार्ड होंगे उन लोगों पे जो ये CRT को अपने हाथ से खोलते हैं, डिसमेंटल करते हैं। तो ये तो हमने आपको सारी कहानियाँ बताई। अब एक सवाल उठता है कि मैम इंडिया के अंदर ई वेस्ट की क्या हालत है? देखिए बात ऐसी है
कि जो पूरे विश्व में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर हुआ था ना 2014 में, उसमें पता चला कि करीब 17 लाख टन ई वेस्ट जनरेशन का हमारे देश से है 2014 में। कोई भी स्टेट वाइज तो हमें नहीं पता कौन सी स्टेट ने कितना किया, बट इतना टोटल था। इंडिया के अंदर जो 10 टॉप सिटीज़ थी उसमें मुंबई का रैंक नंबर 1 पे था। उसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर का नाम आ रहा था। 65 सिटीज़ करीब 60% से ज़्यादा टोटल जनरेशन करती हैं ई वेस्ट का, वेयर एज जो 10 स्टेट हैं वो जनरेट करती हैं कुछ 70% टोटल ई वेस्ट का। साथियों, ज़्यादातर जो ई वेस्ट है उसको इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स के तौर पे रिसाइकिल करते हैं, जिसमें बहुत सारी मैन पावर इन्वॉल्व होती है, और मेटल की रिकवरी प्राइमिटिव मीन्स से करते हैं, और यही एक बहुत ही हजार्डियस तरीका हो जाता है लोगों की हेल्थ के साथ। अच्छा, रिसाइकिल करने का प्रोसेस अगर सही से नहीं हुआ तो इससे ह्यूमन बीइंग को दिक्कत हो जाएगी। एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ताकि हम और अच्छा करें ना लोगों के लिए। और मेन चीज़ एक हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है भैया, कि जो दिक्कतें आती हैं इस ई वेस्ट मैनेजमेंट में वो हम सॉल्व कर सकें। एक सही मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिसमें आप स्मॉल यूनिट्स को इंक्लूड करो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लार्ज यूनिट्स को इंक्लूड करो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और ये सब सिंगल वैल्यू चेन में आए। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको ई वेस्ट से रिलेटेड पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे दोस्तों सॉलिड वेस्ट के बारे में। अब इसको गौर से समझिएगा कि सॉलिड वेस्ट एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, सॉलिड वेस्ट आर डिस्कार्टेड, जैसे मतलब वेस्ट तरह के मटेरियल हैं, ठीक है, जो खाली पड़े हैं या मतलब किसी काम के नहीं हैं। सॉलिड वेस्ट में कैसा आ गया, मान लो गार्बेज है, ठीक है, ये कूड़ा कचरा भी इसी के अंदर आता है, ठीक, स्लज है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, या एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी से, या कुछ दूसरे डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी लिक्विड है, या कुछ कंटेन्ड गैशियस मटेरियल हैं, या कुछ रिजल्ट हैं फ्रॉम दी जो है इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग या एग्रीकल्चर ऑपरेशन से कुछ निकला है, या फिर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ से निकला है। बट इसके अंदर जो है वो सॉलिड या डिजॉल्व मटेरियल्स नहीं आता जो डोमेस्टिक सीवेज से निकलता है, या सॉलिड या डिजॉल्व मटेरियल नहीं आता जो कि इरिगेशन रिटर्न फ्लो से या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से निकलता है। ठीक, एक इसी के चलते एक और बात चलिएगा, अभी तो इस टॉपिक को हम बढ़ाएंगे। फिलहाल हम प्लास्टिक वेस्ट को भी आपको बता दें कि प्लास्टिक वेस्ट क्या होता है। देखिए, वन ऑफ द बहुत, देखिए प्लास्टिक क्या थी ना, जब प्लास्टिक बनी थी 20वीं सेंचुरी में तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, है ना, कि पैकिंग के लिए लो, कैरी बैग के लिए लो, बढ़िया सस्ती चीज़ है, बढ़िया है। बट अब ये प्रकृति के लिए हो गया खतरा। क्यों? क्योंकि भैया हमारा हो गया थ्रो अवे कल्चर, ली अरे फेंको, बस एक सिंगल टाइम यूज़ करो। तो इससे हो रहा कूड़ा कचरा, और इसकी कुछ दिक्कतें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अब बात आती है कि मैम आखिरकार प्लास्टिक कहाँ कहाँ से निकलती है। तो मोस्टली आप देखिए घरों से, हाउस होल्ड से बढ़िया मात्रा में निकल रही है। अभी आप 2 झाड़ू लगा दीजिए, देखिए कितनी प्लास्टिक निकल आएगी। हाँ, फिर उसके बाद एक ज़रूरी बात है, हेल्थ और मेडिकेयर से बहुत प्लास्टिक निकलती है। कोई भी सामान है तो प्लास्टिक के अंदर ही रखा होता है। फिर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि होटल और कैटरिंग के अंदर बड़ी प्लास्टिक है। चौथे नंबर पे जो आप देखेंगे वो देखेंगे कि जब आप एयर या रेल से ट्रैवल करेंगे तो उस टाइम पे भी बहुत प्लास्टिक वहाँ पे भी बहुत जनरेट होती है। मैम इसके इफेक्ट्स क्या हैं, क्या दिक्कतें पैदा कर देगी। देखो, कूड़ा फेंकोगे ज़मीन पे तो ज़मीन गंदी होगी ना, देखने में बदसूरत हो जाएगी वो। और कन्वेक्शन प्लास्टिक्स तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं ह्यूमंस में, वाइल्ड लाइफ में। फिर एक कंपाउंड समझो, एक कंपोनेंट है डाइऑक्सिन, ये बहुत ही हाईली कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हो। ये वन ऑफ द केमिकल है जो माना जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क से होकर भी गुजर जाता है, अगर कुछ बच्चे को, नवजात शिशु को पिलाया जा रहा है दूध तो। उसके अलावा प्लास्टिक जलाओ, खासकर जब पीवीसी जलाओगे तो इससे डाइऑक्सिन निकलेगा, हवा में फैलेगा। और इसलिए जो कन्वेक्शन प्लास्टिक्स हैं वो अपने मैन्युफैक्चर से लेकर डिस्पोजल तक सारा टाइम एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा प्लास्टिक के बनाए हुए बैग्स, उसमें अगर आप बहुत टाइम तक फूड अपना रख लो तो इससे क्या होता है ना, लीचिंग होती है कुछ टॉक्सिक डाइज की इसके अंदर, और पैथोजन इसके अंदर घुस जाएंगे आपके फूड के अंदर। इसके अलावा आप प्लास्टिक के बैग को सही से अगर नहीं डिस्पोज करोगे तो देखा नहीं है नालियों में फंस जाते हैं, है ना,
सॉइल की पोरोसिटी, अब सॉइल के ऊपर गिला के फंस गए, अंदर तक का पानी नहीं जा पा रहा, वो खराब हो गया। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज पोल्यूट हो जाता है। प्लास्टिक सॉइल माइक्रोब की एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हों, सबके साथ दिक्कतें हो जाती हैं। अब प्लास्टिक गार्बेज होता है, फूड आइटम्स। अब होता क्या है कि जानवर सोचते हैं कि भैया ये तो जो है वो कूड़ा नहीं है तो खाना है, और खा लेते हैं। देखा नहीं है बिल्ली के मुंह पे, कभी गैया के मुंह पे, कभी ओशंस के अंदर हम देखते हैं ना जाने कितने जानवरों के मुंह पे फंस जाती है प्लास्टिक, बेचारे मर जाते हैं उस चक्कर में। उसके अलावा ये जो होते हैं ना प्लास्टिक के बैग्स, ये सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत बेकार कर देते हैं। क्यों? गैस ये फॉर्म पार्ट बन जाते हैं मैन्योर का, और सॉइल में सालों साल तक रहते हैं, डिग्रेड तो होते नहीं। ये सारे बैग्स अब क्या करते हैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम से सिटी के गुजरे और ब्लॉकेज ले आया, नाले में ब्लॉक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बहुत भी डिफ़िकल्ट है मेंटेन करना एक इसको, और इससे क्या होता है अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट, हेल्थ हज़ार्ड है ना, वाटर बॉर्न डिजीज सब होते हैं। तो हमें एक इको फ्रेंडली, एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने की अर्जेंट ज़रूरत है, समझिए। लेकिन कोई सक्सेसफुल अभी चीज़ें निकल नहीं पा रही हैं। आइए टाइप्स की बात करते हैं। तो हम वापस से जब सॉलिड वेस्ट की बात करें तो सॉलिड वेस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं, डिपेंड करता है उनके सोर्स पे। उस पर हम 3 चीज़ आपको बताते हैं। एक तो हो गया जिसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट, दूसरा जिसको हम बोलते हैं हजार्डियस वेस्ट, और तीसरा जिसको हम बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट या इसको हम हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट से अगर शुरुआत करें तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर घर का कूड़ा कचरा, कंस्ट्रक्शन का, कुछ कहीं बिल्डिंग टूटी तो उसका कचरा, सैनिटेशन का जो बचा हुआ वेस्ट जो स्ट्रीट से निकलता है वो आता है। बढ़ यूँ रहा है क्योंकि देखिए सिटीज़ बढ़ रही हैं, लाइफस्टाइल बढ़ रही है, फूड हैबिट्स बढ़ रही हैं, ये वेस्ट भी बढ़ेगा ही। 1947 में जो सिटीज़ थी और टाउन्स थे इंडिया के अंदर, वो करीब 6 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करते थे। 1997 आते आते ये 48 मिलियन टन हो गया, और 25% से ज़्यादा जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है वो तो कलेक्ट ही नहीं हो पाता। इसके अलावा 70% जो इंडिया की सिटीज़ हैं उनमें एक अच्छी कैपेसिटी नहीं है इसको ट्रांसपोर्ट करने की, कोई सैनिटरी लैंडफिल्स नहीं है, गंदगी फैली रहती है, ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज गड़बड़ होता है। और कुछ सालों में कंज्यूमर मार्केट इतनी तेज़ी में बढ़ी है कि अब फूड के प्रोडक्ट आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम फॉयल में आ रहे हैं, प्लास्टिक में आ रहे हैं, दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो हैं। अब इससे क्या होगा, सब निकलेंगे तो एनवायरनमेंट को तो हार्म करेंगे ना। तो बात ये हो गई। दूसरा आया हजार्डियस वेस्ट। देखिए इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट हजार्डियस माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं जिससे ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट को ये सब अफेक्ट करता है। बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, कोरोसिव हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। इंडिया के अंदर 7 मिलियन टन से ज़्यादा हजार्डियस वेस्ट हर साल निकलता है, और ज़्यादातर हम आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में इसको पाते हैं। देखिए हाउस होल्ड का जो वेस्ट होता है ना, उसे आप हजार्डियस वेस्ट तब कहोगे जैसे घर के अंदर ओल्ड बैटरीज को, शू पॉलिश हो गया, पेंट टिन्स हो गया, ऑयल मेडिसिन, पुरानी मेडिसिन, ओल्ड मेडिसिन हो गई, मेडिसिन की बोतलें हो गई, तो ये सब हाउस होल्ड का हजार्डियस या टॉक्सिक वेस्ट है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हजार्डियस वेस्ट निकलता है वो मोस्टली मेटल, केमिकल या आपका जो है वो पेस्टिसाइड, डाई, रिफाइनिंग, रबर गुड्स या पेपर वगैरह इंडस्ट्रीज से निकलता है। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपोजर अगर आप केमिकल को करते हो हजार्डियस वेस्ट के अंदर, जैसे वो मरकरी, साइनाइड, तो ये तो फिर आपको जाने ले लेगा आप ये सब चीज़। और तीसरा जैसे मैंने बताया आपको बायोमेडिकल या हॉस्पिटल का वेस्ट। देखिए जब ट्रीटमेंट के टाइम या डायग्नोसिस के टाइम या इम्यूनाइजेशन के टाइम पे जानवर की या आदमी की या रिसर्च एक्टिविटीज़ में ये बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, और इन केमिकल्स के अंदर एक नाम आता है फॉर्मल डिहाइड और फिनाइल्स का भी, जिनका यूज़ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। मरकरी वगैरह हो गया जिसका यूज़ थर्मोमीटर में या इक्विपमेंट जो कि मेजर करता है ब्लड प्रेशर, उसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें कुछ वेस्ट हैं जैसे कि सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल्स, एनाटोमिकल वेस्ट, कल्चर, डिस्कार्टेड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट हो गया, डिस्पोजल सीरीन्स हो गई, स्वैब्स, बैंडेज, बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इस तरह के वेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
बहुत ज़्यादा इन्फेक्शनस होते हैं, सीरियस खतरा ला सकते हैं इंसान के शरीर को। और देखा जाए तो अलग अलग सर्वे करे गए अलग अलग एजेंसी के द्वारा, उसमें ये पता चला कि हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर ये वेस्ट के मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं भैया। इसी के चलते जब नोटिफिकेशन निकाली बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट रूल्स 1998 की, तो ये सब इस्टेब्लिशमेंट फिर कहने लगे हाँ भैया ठीक, अपने वेस्ट सेग्रीगेशन का प्रोसेस उन्होंने अच्छा बनाया, कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल को लेकर। तो अब ये हमने वेस्टेज की बात करी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपको मैं डिस्कस करती हूँ, जिसे कहेंगे हम लोग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसके अंदर मैं आपको तरीके बताऊंगी कि कैसे कैसे सॉलिड वेस्ट को हम डिस्पोज कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं जो कचरा निकलता है। सबसे पहले नाम आता है इसमें ओपन डम्प्स का। क्या है ये, थोड़ा समझिए। देखिए खुली ज़मीन है, अनकवर है, कुछ ढका नहीं है, इस पे डाल दिया सॉलिड वेस्ट, डंप कर दिया इस पे। अब क्या होता है, इससे यहाँ पे मक्खी, चूहे, दूसरे जीव जंतु आके इस पे बैठते हैं, और कहीं बारिश हो गई तब तो भाई ये सब कचरा बह के इधर उधर गया आसपास की ज़मीनों में और बीमारी फैलाया। तो ये जो ओपन ड्रम के माध्यम से जो करा जा रहा था वो तो अब खैर नहीं देखने को मिलता ज़्यादा। दूसरे नंबर पे आता है लैंडफिल, जो आपने कई जगहों पे देखा भी होगा जब आप शहर से दूर जा रहे होंगे। तो ये ज़्यादातर आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलेंगी। और ऐसा समझ लीजिए, इसको गड्ढा खोद दिया ज़मीन के अंदर, कूड़े को इस गड्ढे में डाल दिया और हर दिन उसके ऊपर एक सॉयल की लेयर जो है वो कवर करते रहे, ताकि यहाँ पे जो मक्खी और चूहा है ये सब ना बैठे आए। अब हर दिन फिर कूड़ा डाला, फिर कवर करा, फिर कूड़ा डाला, फिर कवर करा, ठीक है ना। और जब पूरी तरीके से ये भर गया, इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, या तो पार्क बना दिया और या तो पार्किंग लॉट बना दिया। तो मैम इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है साथियों कि जो हर तरह का वेस्ट आप इस जगह पे भरे दे रहे हो ना, तो जब पानी इसके अंदर रिस के जाएगा तो अंदर सब पानी यानी सब गंदा होगा, सराउंडिंग एरिया भी पोल्यूट होगा और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होगा, सॉइल में दिक्कत में आएगा। कैसे? लैंडफिल्स के माध्यम से। और जब कंटामिनेशन इस ग्राउंड वाटर का और सॉइल का होता है इस लैंडफिल के माध्यम से, तब हम इस चीज़ को बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, इस बात को, टर्म को याद रखिएगा, आगे काम आएगा। तीसरे नंबर पे आपको जो बात बताना चाहती हूँ वो बताना चाहती हूँ एक लैंडफिल का एडवांस वर्जन जो कि है सैनिटरी लैंडफिल। अब ये क्या है? देखिए सैनिटरी लैंडफिल ज़्यादा हाइजीनिक हैं। हाइजीनिक क्यों है? क्योंकि इनको एक ऐसे मेथड से बनाया है जो प्रॉब्लम लीचिंग की सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, इसमें एक लाइनिंग कर दी एक ऐसे मटेरियल की जो इम्परमेबल है, जैसे कि मान लो प्लास्टिक से लाइनिंग कर दी या क्ले से कर दी। ठीक है, तो सॉइल के अंदर कुछ घुसा नहीं, तो लीचिंग की प्रॉब्लम बच जाएगी। ठीक है, लेकिन इनको बनाना बड़ा महंगा होता है, तो अच्छी चीज़ है तो महंगी पड़ेगी। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे, वो आता है इंसिनरेशन प्लांट्स। ये आपने बचपन में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में कि भैया कूड़ों को ना जला देते हैं बड़े बड़े फर्नेसेस में बहुत हाई टेम्परेचर पे, और इसी को बोलते हैं हम इंसिनरेशन। अब क्या होता है कि ये जो प्लांट हैं, इन सारे प्लांट्स के अंदर जो रिसाइकल मटेरियल है उसे इकट्ठा करते हैं और बाकी का मटेरियल जला देते हैं। उससे क्या होता है? ऐश प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन अब जब कचरा जलाओगे तो ये कोई साफ प्रोसेस तो है नहीं, क्योंकि इससे तो जहरीली ये सब ऐश निकलती है, एयर और वाटर पल्यूट होता है, भारी मात्रा में वेस्ट निकलता है, जलाया जाता है। और तो आप इसको कैसे, ये जो वेस्ट निकलता है दैट इज़ बर्न हेयर कैन बी रिकवर्ड एंड रिसाइकिल भी तो हो सकता था ये। इनफैक्ट इंसिनरेशन जो है ना, इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ करा जाता है। मेनली कोई इन्फेक्शनियस वेस्ट है तभी इसको यूज़ करते हैं, इस जलाने वाले को। फिर नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे, जिसे हम कहेंगे पायरोलिसिस। ठीक है, पायरोलिसिस। अब ये क्या है पायरोलिसिस, समझिएगा। तो ये जो होता है ना पायरोलिसिस, ये एक ऐसा प्रोसेस है कंबक्शन का जिसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है जलाया जाता है या मटेरियल जलाया जाता है किसी कंट्रोल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के। अब ये इंसिनरेशन का ऑल्टरनेटिव समझ लीजिए हो गया। और गैस और लिक्विड जो इससे मिलती है उसका यूज़ करा जाता है एज एन
फ्यूल के तौर पे। तो पायरोलिसिस जो कार्बोनेशियस वेस्ट का होता है, जैसे कि फायरवुड का, कोकोनट, पाम वेस्ट का, कॉर्न कॉप्स का, या कैशू शेल, राइस हस्क, पैडी स्ट्रॉ या सॉ डस्ट का, इसमें से निकलता है चारकोल, और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं जैसे कि तार निकला, मिथाइल अल्कोहल, एसिडिक एसिड, एसीटोन और फ्यूल गैस निकलती है। फिर बात आती है नेक्स्ट की, जिसे हम लोग बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मेनली फंगी और बैक्टीरिया, वो डिकम्पोज कर देते हैं डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को, किसमें? ह्यूमस में, ह्यूमस जैसे सब्सटेंस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ये काम करते हैं। तो ये जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है ये सॉइल की तरह लगता है और काफ़ी कार्बन में और नाइट्रोजन में हाई भी होता है, और बहुत बढ़िया मीडियम होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। इसके साथ ये सॉइल की एबिलिटी पानी को होल्ड करने के लिए, सॉइल को ईजियर बनाता है कल्टीवेट करने के लिए, बढ़िया रहता है। मतलब सॉइल के पास ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट सॉइल रिटेन कर पाता है अपने पास। इसके साथ ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल भी करता है और वापस से सॉइल में रिटर्न बैक भी कर देता है एज न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, साफ़ होने के साथ साथ सस्ता भी है, चीप भी है, सेफ भी है, और तो कंपोस्टिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस भी करता है डिस्पोजेबल गार्बेज को। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे वर्मी कल्चर की। किसकी बात करेंगे? वर्मी कल्चर। अब देखिए, वर्मी कल्चर को हम अर्थवॉर्म फार्मिंग भी कहते हैं। इस तरीके में जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको ऐड करा जाता है कंपोस्ट के अंदर, और ये सारे वॉर्म जो हैं वो ब्रेक करते हैं वेस्ट को, उसके बाद और जो एडेड एक्सक्रीटा होता है वॉर्म से जो निकलता है वो कंपोस्ट को बहुत रिच बना देता है न्यूट्रिएंट में। इसीलिए कहते हैं कि अर्थवॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस जो है क्या कहते हैं आपका प्रकृति के लिए। लास्ट में आता है 4 Rs, ठीक, वही सब जो रिसाइकिल, रिड्यूस है ना, रीयूज़। चलो फिर अब हम बात करेंगे लास्ट एक टॉपिक के, जो है आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्कल्स, WMC। ठीक, क्या है ये समझते हैं थोड़ा। देखिए, जो WMC है ना, ये मदद करता है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के क्लस्टर्स को वेस्ट को मिनिमाइज करने में अपने इंडस्ट्रियल प्लांट्स के। इसमें पहली चीज़ तो इसे असिस्ट करा जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एक नोडल मिनिस्ट्री है। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा जाता है असिस्टेंस में नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। दूसरा कि इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करना पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992 के, जो कहती है कि सरकार अपने नागरिकों को एजुकेट करे इन्वायरमेंटल रिस्क को लेके, इकोनॉमिक और हेल्थ डेंजर्स को लेके, रिसोर्स डिग्रेडेशन जो हो रहा है, और रियल इकोनॉमिक कॉस्ट जो नेचुरल रिसोर्सेज की है उसको लेके। पॉलिसी ये भी रिकॉग्नाइज करती है कि जो सिटीजन्स हैं या NGOs हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल है इस प्रकृति को मॉनिटर करने में, इसलिए इनको भी यहाँ पे रेगुलेटरी सिस्टम और अच्छा हो, इनको भी जो है और इन्वॉल्व इसमें करा जाए। तो ये हमने यहाँ इस टॉपिक को करा। नेक्स्ट में हम थर्मल पोल्यूशन को पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम जरा एक डू यू नो का एक बॉक्स है, उसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं वो समझिए। कि वाइल्ड लाइफ वीक को पहले हफ्ते में मनाया जाता है अक्टूबर के। उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस और सिंपैथी वाइल्ड लाइफ के प्रति और बढ़ाना। इस वीक को सेलिब्रेट करा जा रहा है जब से नेशनल जूलॉजिकल पार्क के इंसेप्शन से 1957 में जो हुआ, उसके बाद से इस वीक को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई। अच्छा लगा लेक्चर मेरा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स को एंजॉय कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम, हर चीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर जगह फॉलो करिए, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। फेसबुक पे तो ये लेक्चर्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।